हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा अभी हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उनके बारे में। उनके सरकार की तरफ से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, विरोधियों की तरफ से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। और हाल फिलहाल हरियाणा और पंजाब में तो स्थिति इसके लिए बिगड़ भी गई थी। किसान प्रोटेस्ट करने लगे थे, किसान सड़कों पे आ गए थे और उन किसानों पर कई जगह लाठीचार्ज भी किया गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरू कैसे हुआ। हरियाणा में जो कई किसान नेता थे उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से इस रैली के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन मांगी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कह के मना कर दिया कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो किसान भाई थे उन्होंने विरोध के लिए एक अपना तरीका अपनाया और वो सभी अपने अपने ट्रैक्टर लेकर या अन्य उनके पास जो भी व्हीकल थे वो लेके सड़कों पर उतर आए और सरकार का इस एक्ट के लिए विरोध करने लगे। उनका नारा था कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। दोस्तों, ये नारा वो क्यों दे रहे थे कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। मंडी बचाओ का क्या मतलब है? देखो, मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाता हूँ कि वास्तव में हुआ क्या था। कि आज़ादी से पहले हमारी जो कृषि प्रणाली थी वो दोस्तों जमींदारा प्रथा पर थी। मतलब कोई एक्ट नहीं था जिसके आधार पर कोई भी किसान अपना अनाज एक फिक्स प्राइस पे बेच सके। तो पहले जमींदारा प्रथा थी जो कि अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी। उसमें किसान का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, किसान का शोषण किया जाता था, उसे मनचाहा या एक उचित भाव किसान को नहीं दिया जाता था और किसान या तो कर्ज में दबे रहते थे और उन्हीं जमींदारों की उस जमींदारी के चक्कर में ही अपना जीवन बिता दिया करते थे। फिर बाद में आज़ादी के बाद 1960 में सन 1960 में भारत सरकार एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम था एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एक ऐसा एक्ट था जो कि हर स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाना था। इसमें क्या हुआ कि हर एक स्टेट के अंदर एक मार्केट एरिया डिसाइड किया गया और उस मार्केट एरिया का मतलब ये था कि अब किसान अपने अनाज को उस मार्केट एरिया में बेच सकेगा। अब उस मार्केट एरिया में अनाज कौन खरीदेगा, इसके लिए सरकार ने एक लाइसेंस प्रणाली शुरू की जिसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स आ सकेंगे और वो ट्रेडर्स उन किसानों का अनाज खरीदेंगे और फिर वो ट्रेडर्स किसान से लिया हुआ अनाज जो सरकार है उसको बेचेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए क्या हुआ, सरकार ने लाइसेंस देना शुरू किया और ट्रेडर्स को लाइसेंस वितरित किए। और इसके साथ साथ एपीएमसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और एक अच्छी चीज़ सरकार ने क्या लगाई, उसमें एमएसपी लगाया। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब था कि ये जो एमएसपी होता है ये सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक फसल का दाम सरकार निर्धारित करेगी और कम से कम उस दाम के ऊपर हर एक जो ट्रेडर्स हैं या मंडी में जो किसान अपना अनाज लेके आया है तो उस एमएसपी पे उसका जो अनाज है वो ख़रीदा जा सकेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है दोस्तों, मैं आपके साथ एक आंकड़ा साझा कर रहा हूँ। इंडिया में एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल 6% किसानों को ही एमएसपी रेट पे उनका जो फसलों का दाम है वो मिल पाता है, केवल 6%। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एपीएमसी जो है वो भी कितना इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। अभी हाल ही में जो सरकार अध्यादेश 3 अध्यादेश जो लाई है, ये सरकार बोल रही है कि 1 नेशन 1 एग्री मार्केट हम लोग स्थापित करेंगे। अब इसका मतलब क्या है 1 नेशन 1 एग्री मार्केट? दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहला एक्ट इस जो अध्यादेश है इसके अंदर लाया गया है वो है कि एक जो किसान है वो अपना अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी बेच सकता है। मतलब 1 नेशन 1 मार्केट या 1 नेशन 1 एग्री मार्केट हम इसको कह सकते हैं। इसके तहत क्या होगा कि एक जो किसान है वो अपना अनाज पूरे भारत देश में कहीं भी बेच सकता है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जो दूसरा अध्यादेश सरकार लाई है कि मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता। देखो, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि वह किसान अब किसी भी ट्रेडर्स के साथ अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट लाया गया है। इसका मतलब ये है
कि अब कोई भी किसान अपने अनाज के लिए डायरेक्ट ट्रेडर से संपर्क कर सकता है। मतलब जो बीच में जो मुनाफाखोरी वाले हैं, या आप अपन उसको सामान्य भाषा में आड़तिया बोल देते हैं, उनसे उसको संपर्क नहीं रखना पड़ेगा। तो अब सरकार ये कह रही है कि इससे जो मुनाफाखोरी है, जो बिचौलिए हैं, उनकी प्रथा ख़त्म हो जाएगी। और सर दावा ये किया जा रहा है कि इससे किसान अपनी फसलों का बेहतर दाम ले सकेगा। वो अपनी फसल को बोने से पहले भी किसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि एक प्राइवेट कंपनी किसी किसान को कहती है कि आप अपने खेत में टमाटर बोइए और हम उसका आपको इस मूल्य पे भुगतान करेंगे। लेकिन दोस्तों ये रिस्की भी है। रिस्की ऐसे है कि मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में किसी क्राइसिस की वजह से वो प्राइवेट कंपनी उसको उचित दाम ना दे, तो हो सकता है उसमें भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन हो, उसका विरोध होना लगे। अब तीसरा वे महत्वपूर्ण एक्ट क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको बोलते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश। इस एक्ट को स्टार्टिंग में 1955 में लाया गया था, 1955 में। इस एक्ट के तहत ये था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में स्टोरेज लिमिट सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी। लेकिन अभी जो नया अध्यादेश आया है, इसमें से सरकार ने इनकी जो स्टोरेज लिमिट है उसको हटा दिया गया है। मतलब जैसे अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज, अनिवार्य वस्तुओं को इस सूची से हटा दिया गया है। यानी अब इनका भी स्टोरेज किया जा सकता है। मतलब जो फिक्सेशन जो लगाई हुई थी उस फिक्सेशन को अब हटा लिया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि अब स्टोरेज, तो दोस्तों ये जो तीसरा एक्ट है इसमें सरकार का अपना ये दावा है कि अब स्टोरेज की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसानों को अपने उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। हालांकि ये सरकार का दावा है, लेकिन जो किसानों का पक्ष है वो इसमें कुछ अलग है। किसानों का पक्ष ये है कि इसमें स्टोरेज लिमिट एक फ़िक्स रखनी चाहिए थी। ये रखना चाहिए था कि कम से कम सरकार इतना टन माल उनसे, इतना टन अनाज उनसे हर हाल में खरीदेगी, या किसी प्रकार का जो उत्पाद है वो उनसे खरीदेगी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया। ये भी एक विरोध का दूसरा तरीका है। अब स्टोरेज की यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और गेहूं में भी भारत दूसरे नंबर पे है जो कि निर्यात करता है दूसरे देशों को। तो स्टोरेज करने का इसमें कोई विशेष प्रबंध नहीं रखा गया है। इस एक्ट में भी कुछ कमियां नज़र आ रही है। अब किसान विरोधी जो अध्यादेश, जो किसान खेमे हैं या अन्य जो पार्टियां हैं वो उसका विरोध कर रही हैं, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है? मुख्य वजह ये है कि इससे क्या होगा, ओपन मार्केट बनेगा सर। ओपन मार्केट का मतलब होता है खुला बाज़ार, और खुला बाज़ार में जो प्राइवेट कंपनी है निश्चित रूप से उनकी दादागिरी हो जाएगी। मतलब मंडी के बाहर यदि वो खरीदना बेचना चाहेंगे तो वो डीरेगुलेट होगा। डीरेगुलेट का मतलब होता है सरकारी नियंत्रण उसमें ना के बराबर होगा, और यदि सरकारी नियंत्रण ना के बराबर होगा तो वहाँ संभावना ये बनी रहती है कि सरकार का नियंत्रण जहाँ पे नहीं होगा वहाँ किसान का शोषण होने लगे। तो किसान का शोषण तो सदियों से होता ही आया है, और यदि सरकार उसमें से अपना नियंत्रण हटा लेगी और उसको मतलब कॉरपोरेट के हाथ में दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो एक बार फिर से जो किसान है वो हाशिए की ओर बढ़ता चला जाएगा। ट्रेडर्स को इसमें आउट ऑफ टैक्स रखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, इसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो किसान का अनाज खरीदेंगे, उनकी क्रॉप खरीदेंगे, उनको आउट ऑफ टैक्स रखा गया है। मतलब यदि मंडी के बाहर यदि खरीदेंगे तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। हर एक जो प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी यही कोशिश रहेगी कि मंडी के बाहर ही माल खरीदें। और दोस्तों यदि मंडी के बाहर माल खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि मंडियों का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। हालांकि इस अध्यादेश में एमएसपी जो सरकार लागू करती है उसको कहीं भी टच नहीं किया गया। एमएसपी एज इट इज़ है, लेकिन एमएसपी तो जब आप मंडी में अनाज लेके जाओगे तब मिलेगी ना। ट्रेडर्स के पास आप जाओगे तो वो तो डीरेगुलेट है, सरकार का कोई कंट्रोल उस पर है नहीं।
तो अब ट्रेडर्स आपसे किस प्रकार से कितने रुपए में डील करते हैं, किस प्रकार से अनाज खरीदते हैं या क्रॉप खरीदते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें रिस्क ये भी है कि आपका पेमेंट वो टाइम पे देते हैं या नहीं देते, उसमें कितने प्रकार के वो टैक्सेस ऐड करते हैं, अनेक प्रकार का इसमें मतलब थोड़ा रिस्क है। हालांकि सरकार ये कह रही है इस एक्ट के पीछे कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब है कि किसान अपना अनाज अब किसी भी ट्रेडर्स को बेच सकेगा, किसी भी जो व्यापारी है उसको बेच सकेगा। लेकिन इसके पीछे की एक सच्चाई आपको मैं बता दूं कि ये तो जो प्रथा है ये तो सदियों से चली आ रही है। किसान के पास तो आज़ादी पहले भी थी कि वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सरकारी नियंत्रण हो तो वहाँ किसान थोड़ा सेटिस्फाई फील करता है। अब बड़े बड़े देशों में ये मॉडल लाया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका, फ्रांस, रशिया जैसे जो देश हैं उनमें भी अब जो किसान आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ फार्मिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो ना के बराबर है, उसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसानों का एक्सप्लोरेशन कर रही है, उनका शोषण कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो किसान आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओपन मार्केट सरकार दावा कर रही है कि हम ओपन मार्केट लेके आएंगे जिससे किसानों को छूट होगी, लेकिन ओपन मार्केट के अपने नुकसान भी हैं। नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी है उनका दबदबा रहेगा, बोलबाला रहेगा, किसान एक बार फिर से उसी जमींदारा प्रथा के शिकार हो सकते हैं। तो अब नए जो कानून हैं वो बेसिकली जो आपको मैंने बता दिया कि पहला तो ये है कि कोई भी किसान अपना अनाज किसी भी राज्य में बेच सकेगा। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात यह है कि एक किसान जो बड़ी मुश्किल से अपना अनाज 10-20 किलोमीटर की दूर मंडी में ले जा पाता है, क्या एक बिहार का किसान अपना अनाज लेके महाराष्ट्र जा पाएगा? क्या एक महाराष्ट्र का किसान अपना अनाज लेकर हरियाणा या पंजाब आ सकेगा? ये बात सोचने में बेमानी सी लगती है, बेतुकी सी लगती है। और इससे सरकार ने वाहवाही लूटने का हालांकि प्रयास किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वन नेशन वन मार्केट की ये जो थ्योरी गवर्नमेंट लेकर आई है ये ज़मीनी तौर पे मतलब फलीभूत हो पाएगी या सक्सेस हो पाएगी। दूसरा, ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग का सरकार बोल रही है, तो ये भी एक प्रकार से थोड़ा रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो हो सकता है वो सरकार का डीरेगुलेट होगी, मतलब सरकार के द्वारा वो नियंत्रण में नहीं होगी, तो एक बार फिर से किसानों का शोषण हो। और थर्ड है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन गलत चीज़ ये है कि इसमें स्टोरेज जो लिमिट है वो अब हटा ली गई है। कुछ चीज़ों की पहले थी लेकिन अब हटा ली गई है। लेकिन बेहतर होता कि इसमें कुछ और ऐसे प्रावधान किए जाते कि जो भारतीय जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन जो इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, यदि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, उनके जो स्टोरेज है, जो गोडाउन है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती, जिससे कि किसानों का अनाज मंडियों में बरसात या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आने पे ख़राब ना हो पाता। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कानून है जिसको मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा पंजाब सबसे ज़्यादा मंडी बेस्ड जो क्रॉपिंग है वो वहाँ पे होती है। सभी किसान अपनी जो फसलें हैं वो मंडियों में लेके जाते हैं, वहाँ प्रयास ये रहता है कि MSP पे ही वो फसल बिके। लेकिन अब एक राज्य से दूसरे राज्य में छूट दे दी है, तो हो सकता है अन्य राज्यों के किसान जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें यदि कहीं न कहीं यदि MSP का कोई चक्कर होगा तो वो दूसरे राज्यों में आएंगे, हो सकता है वहाँ अनाज की मात्रा बढ़े और जो लोकल किसान है उनका अनाज उस रेट में या उस समय पर ना बिक पाए। तो दोस्तों ये जो तीनों ही एक्ट लाए गए हैं, इस एक्ट के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सब मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अंत में जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।